हेलो एवरीवन। आज जो हम क्लास 6 के एनसीईआरटी है उसका 8वां चैप्टर देखेंगे और 8वां चैप्टर है कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो खुशहाल गांव और समृद्ध मतलब हर चीज़ से भरा पूरा हुआ, ठीक है। शहर, समृद्ध शहर। जिसमें हम पहला टॉपिक देखते हैं, लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है, मतलब लोहे का यूज़ एकदम नॉर्मल हो गया आज, और लोहे की चीज़ें हमारी डेली की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में जो लोहे का प्रयोग है वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ, ठीक है। तो जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें जो लोहे का प्रयोग होना शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ? वो 3000 साल पहले शुरू हुआ। और महापाषाण कब्रों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस बारे में तुमने चैप्टर 4 में पढ़ लिया है, ठीक है। तो जो महापाषाण कब्रें हमको मिली तो वहाँ पे क्या हुआ, लोहे के औजार और हथियार जो हैं उनकी काफ़ी मात्रा देखने को मिलती है। और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, जो लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ 3000 साल पहले, और 2500 साल पहले क्या हुआ, जो लोहे के औजार हैं उनका उपयोग क्या है, बढ़ने लगा। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता था? तो इसका यूज़ जंगलों को साफ़ करने के लिए, कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। तो जंगलों को साफ़ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ यूज़ की जाती थी और जुताई करने के लिए हलों के फाल, ये सब होता था, ठीक है। और लोहे के फाल से क्या हुआ, उसके इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। जब लोगों ने लोहे का फाल यूज़ करना शुरू किया तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ गया। अब देखते हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल है। मतलब अगर कोई राजा रानी चाहता है कि हम यहाँ पे राजा बने रहें या रानी बने रहें तो उनको गांव को समृद्ध करना होगा, गांव को खुशहाल करना होगा। तो जिस तरह कृषि में विकास के लिए नए औजार तथा रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, तो जैसे कि हल के फाल वगैरह तथा रुपाई, जैसे धान की क्या होने लगी, रुपाई होने लगी थी। हमने पहले पढ़ा भी है कि अब वो धान के बीज नहीं बोते थे, अब धान की रुपाई करते थे। तो इससे क्या हुआ, धान का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और लोहे के फाल यूज़ होने लगे, मतलब हल यूज़ होने लगे, तो इससे भी उत्पादन बढ़ गया। और सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। और फिर राजाओं ने क्या किया, राजाओं ने ये किया कि सिंचाई के लिए नहरें बनवाई, कुएं बनवाए, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय ये सब बनाए गए। अब हम देखते हैं कि गांव में आखिर रहते कौन थे, ठीक है। तो इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी, मतलब जो साउथ वाला हिस्सा था, तथा उत्तरी हिस्सों में, जो दक्षिणी और उत्तरी हिस्सा था उसके अधिकतर गांवों में 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। तमिल क्षेत्रों में, मतलब तमिल क्या हो जाएगा, दक्षिण का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो तमिल क्षेत्रों में जो बड़े भूस्वामी होते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, उनको हम बेलल्ला कहते थे, ठीक है। और जो साधारण हलवाहे होते थे, मतलब जो हल चलाने वाले, उनके हलवाहो बोलेंगे, ठीक है, उनको उड़वार कहते थे। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे, मतलब जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी, उनको दास, कैडिसियार और अधिमाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में, जो देश का जो नॉर्थ वाला पार्ट था, उसमें जो गांव का प्रधान होता था, ठीक है, वो ग्राम भोजक कहलाता था। वह व्यक्ति क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। और ग्राम भोजक का पद कहाँ था, देश के उत्तरी हिस्से में था, नॉर्थ साइड में था। तो अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। और ये पद क्या था,
अनुवांशिक था, मतलब जैसे उनके बेटे राजा बनेंगे, फिर उसके बेटे, मतलब ऐसे ऐसे एक ही पीढ़ी के लोग बनते रहते थे। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर जो गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, मतलब गांव में जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो क्या हो जाता था, ग्राम भोजक यानी कि प्रधान बन जाता था। और साधारणतया इनकी ज़मीन पर जो दास और मजदूर लोग थे वो काम करते थे, मतलब जो भूमिहीन लोग थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। और राजा क्या करते थे कि इनको बिचौलिए का काम दे देते थे, क्योंकि इनके पास प्रभाव होता था, ठीक है। तो इनके प्रभावशाली होने के कारण राजा जो कर वसूलने का काम होता था गांव में, वो इनको दे देते थे। ये न्यायाधीश का भी काम कर लेते थे, ठीक है, और ये पुलिस का भी काम कर लेते थे। मतलब इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता था गांव में। और ग्राम भोजकों के अलावा, मतलब ये जो गांव के प्रधान थे, इनके अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, ठीक है। स्वतंत्र मतलब आज़ाद, और कृषक मतलब जो खेती करते हैं, वो भी होते थे। और उनको हम क्या कहते थे, उन्हें हम गृहपति कहते थे। और इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे, मतलब जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, उनको हम गृहपति कहते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, और इसमें क्या कौन आते थे, दास आते थे और कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। मतलब वो अपनी जीविका के लिए दूसरे के खेतों पर डिपेंड थे, दूसरे के खेतों में काम करते थे और उससे अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। और अधिकतर गांव में क्या थे, लोहार मतलब जो लोहे का काम करते थे, कुम्हार थे जो बर्तन वगैरह बनाते थे मिट्टी के, ठीक है, बढ़ई जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, और बुनकर जो बुनाई करते हैं। ये लोग शिल्पकार भी अधिकतर गांव में होते थे। तो गांव में यही लोग रहते थे, ठीक है। अब नगर, अभी तक हमने गांव के बारे में देखा कि गांव में कौन रहते थे, अब हम नगर की बात करते हैं। तो नगर के बारे में हमको कहानियाँ क्या बताती हैं सॉरी नगर के बारे में हमको कहानियाँ क्या बताती हैं, यात्रा ब्यूरर क्या बताते हैं, मतलब जो यात्री बाहर से हमारे देश में आए, उन्होंने क्या देखा और लिखा वो चीज़, और मूर्ति कलाएँ, मतलब जो मूर्तिकार जो मूर्तियाँ बनाते थे, और पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ें जो हमको मिली हैं। तो ये सब मिल के हमको क्या बताती हैं नगरों के बारे में, हमको ये चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने जातकों के बारे में सुना है, ठीक है, जातक कहानियाँ हम लोग ने सुना है ना। तो ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, और जो जातक कहानियाँ थी वह हर इंसानों में क्या थी, प्रचलित थी। और जो बौद्ध भिक्षुओं थे, मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं ने क्या किया, इनका संकलन किया। संकलन मतलब, ठीक है, इनको इकट्ठा करना, या ठीक है, तो इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब देखते हैं एक निर्धन की चतुराई, ये कहानी है। तो इसमें क्या है, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है, और माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया।
खुश होकर उन लोगों ने कहा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तभी बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक ना बेचो जब तक कि मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक के घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक है, तो एक युवक की चतुराई को दिखाया गया यहाँ पे। अब देखिए, इससे हमको पता चलता है कि जो पहले के नगर थे या जो पहले की व्यवस्था थी वो कैसी थी। और अब दूसरा देखते हैं, प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। ठीक है, तो जो घटनाएं होती थी वो चाहे शहरों में हो, गांव में हो या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाएं होती थी, उन्हें मूर्तिकार मतलब कलात्मक ढंग से मतलब अपनी कला के ज़रिए उनको दिखाते थे। और इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। तो आज भी बहुत सुंदर सुंदर सीनरी वगैरह गेट वगैरह पे लगाई जाती हैं। ठीक है, सामने कि अगर जो सामने से आए वो देखे, तो ऐसा तब भी था। यहाँ पे देखते हैं दिल्ली में मिला एक वलय कूप। ठीक है, और ये सांची की मूर्ति कला है। ये सांची की मूर्ति कला है, जो सांची का स्तूप है। ठीक है, वहीं से लिया गया है। अब देखिए, पढ़ते हैं। चैप्टर 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। तो जो महाजनपदों की राजधानी थे वो अधिकतर शहर होते थे। ठीक है, और हमने पढ़ा है इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे, मतलब उसमें किलेबंदी की होती थी। जैसा कि हम ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। और ये देखिए, ये वलय कूप है और इनका यूज़ जल निकासी के लिए किया जाता था या फिर कूड़ेदान के रूप में किया जाता था। ऐसे वलय कूप हमको मिले हैं और ये कहाँ मिला है? दिल्ली में मिला है। महलों, बाजारों या आम घरों के जो अवशेष थे वो बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक ना टिक पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। और जो मिट्टी वगैरह के घर थे या जो कच्चे घर थे वो हमको नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि उनके अवशेष हमको नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि वो नष्ट हो गए होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में जो पुरातत्वविद हैं वो इनकी खोज कर दें। ठीक है, और प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से भी पता चलता है। तो एक स्रोत क्या था हमारे पास? कहानी थी। दूसरा क्या था? ये मूर्ति कला थी। और तीसरा जो यात्रियों के विवरण हैं। तो वही इसमें बता रहा है कि प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक प्रस्तुत विवरण जो है वो किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। वह जिस भी पत्तनों पर गया, ठीक है, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। यहाँ लिखा है बीरीगासा भरूच का नाम, को पढ़ लीजिएगा आप। अब देखिए, यहाँ सिक्कों के बारे में बताया गया है। जैसा कि उस जातक कहानी में हमने पढ़ा था कि सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। मतलब इसका मतलब क्या था कि सिक्के प्रचलन में थे। ठीक है, तो पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले।
इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्के कहा जाता है। आहत का मतलब होता है चोट देना किसी चीज़ पे, ठीक है। तो उनको चोट दे के उस पर जो चांदी या तांबा होता था उस पर चोट देकर उसको विभिन्न आकृतियों में ढाला जाता था और उसी को हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे, या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा के आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब देखते हैं नगरों के बारे में कि नगर कौन कौन से गतिविधियों के केंद्र थे। तो हम जानते हैं कि जो नगर होते हैं वो कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है। तो मथुरा क्या था? यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो मथुरा एक इम्पॉर्टेंट नगर क्यों था? क्योंकि वह यातायात और व्यापार के मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, ठीक है। अगर हम उत्तर पश्चिम से आते हैं पूरब की ओर तो एक रास्ता वो था, और दूसरा रास्ता था जो साउथ की ओर जाने वाला था, ठीक है। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, और जैसे कि सुरक्षा कारणों की वजह से किलेबंदी की जाती थी, तो शहर के चारों ओर क्या थी? किलेबंदी थी। इसमें बहुत सारे मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। और मथुरा की एक खास बात क्या थी कि जो मथुरा था यह मूर्तियाँ बनाने का एक केंद्र था। और लगभग 2000 साल पहले जो मथुरा था वह कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था, ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध विहार, तो बौद्ध विहार क्या है? जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे उसको बौद्ध विहार कहते थे। और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्त का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अभिलेख मतलब जैसे बातें बताने का जो माध्यम होता था या कुछ लिखवाना होता था तो पत्थरों वगैरह पे लिखवाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये एक संक्षिप्त अभिलेख है, मतलब संक्षिप्त मतलब छोटा रूप, ठीक है, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। ये चीज़ हम आज भी देखते हैं। जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो या तो उस मंदिर का निर्माण जो करवाया रहता है उनका नाम वाम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये पहले भी था। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। तो इसमें क्या थे? व्यापारी लोग ज़्यादा होते थे, ठीक है, जो दान वान देते थे। जिनके पास पैसा रहेगा वही तो दान देगा। अब देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, ठीक है। शिल्प मतलब कला होती है। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, और जिसमें मिट्टी से बने हुए बहुत पतले और बहुत खूबसूरत बर्तन मिले हैं, और जिन्हें हम उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। तो उत्तरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो महाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप था, उसके उत्तरी भाग में मिले हैं, नॉर्थ साइड में मिले हैं, इसलिए हम इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़े का जो उत्पादन था वो बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी यानी कि बनारस और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे।
तो ये वाराणसी और मदुरै क्या थे, कपड़े उत्पादन के लिए बहुत फेमस थे और यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तरी काले चमके पात्र। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च तापमान पर रखते थे, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कर देते थे भट्टी की, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की जो बाहरी सतह थी वो काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करते थे। यही उत्तरी काले चमके पात्र होते थे। देखिए, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी जो थे वो अपने अपने संघ बनाने लगे थे, मतलब अगर आजकल के उसमें बोले तो अपना अपना गोल बनाने लगे थे, ठीक है, जिन्हें हम श्रेणी कहते थे। तो व्यापारी, जैसे अगर बहुत सारे व्यापारी साथ में व्यापार करने जा रहे हैं तो उनकी दोस्ती हो जाएगी और फिर उनका एक अपना गोल बन जाता है, जैसे कॉलेज में होता है, ठीक है। तो अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिनको हम श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, ठीक है, मतलब प्रशिक्षण देना मतलब दूसरों को सिखाना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। और व्यापारी क्या करते थे, व्यापारियों की श्रेणियाँ जो थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में कार्य करती थी, ठीक है, जहाँ लोग पैसा जमा रखते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। देखते हैं, जैसे कि 3-4 लोग का एक ग्रुप है और उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, सब लोग व्यापार करते हैं और उनमें से बहुत लोग ने पैसा बचा के रखा, एक गुल्लक में रखा, ठीक है, मतलब वो गुल्लक क्या हो गया, बैंक हो गया, और उसका यूज़ कब करेंगे, जब व्यापार को बढ़ाना होगा, उसमें और निवेश करना होगा तभी यूज़ करेंगे। तो ऐसा होता था। उनसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, क्योंकि ये लोग दान भी करते थे, ठीक है, तो धार्मिक संस्थानों को दे देते थे। अब हम देखते हैं अरिकामेड्रू यानी कि पांडुचेरी। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी दी गई है। लगभग 2200 से 2900 साल पहले अरिकामेड्रू एक पत्तन था, मतलब बंदरगाह था, जहाँ और यहाँ क्या होता था, जो दूर दूर से जहाज़ आते थे, जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला है, एम्फोरा जैसे कुछ पात्र मिले हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरिटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरिटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। मतलब तो जो पांडुचेरी है, अरिकामेड्रू, ठीक है, यहाँ पे ये सब बातें बताने का ये मतलब था कि व्यापार होता था, ठीक है, तभी तो यहाँ की चीज़ें वहाँ, वहाँ की चीज़ें यहाँ, इसका मतलब इतने दूर दूर से व्यापार होता था। अब ये देखिए रोम। रोम क्या है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के किनारे, जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे, मतलब 2500 साल पहले। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया।
उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस के बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इसके चारों तरफ दर्शक के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानगार भी बनवाए थे जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको आप लोग पढ़िएगा। अगला चैप्टर